नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, आदाब। मेरा नाम है शुभ मिर्ज़ापुरिया और आप सुन रहे हैं द सोशल इंटरकोर्स, क्योंकि ये बातें हैं दिल की, दिल से। और आज हमारे शो में आई हैं अपनी बात रखने के लिए और ऐसी बातें रखने के लिए जो हर स्टूडेंट से जुड़ी है, हर उस बच्चे से जुड़ी है जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जो कहते नहीं हैं लेकिन आई थिंक सो उनकी बातें कहना बहुत ज़रूरी है। और उन्हीं की बातें रखने के लिए आई हैं डॉक्टर सुरभि। तो आइए उनका स्वागत करते हैं हमारे शो में, जिसका नाम है द सोशल इंटरकोर्स। बहुत बहुत स्वागत है सुरभि मेरे शो में, जिसका नाम है सोशल इंटरकोर्स। और हमारे शो का ये ही एक मोटिव रहा है, ये कह सकते हो मेन रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है लोगों से। और इस चीज़ का मोटिव ये है कि हम आम लोगों की बातें रखते हैं जो बहुत कुछ कहना चाहते हैं और कई ऐसे मुद्दों को उठाना चाहते हैं जो उनको जो है कहीं ना कहीं अंदर से बुरा लगता है, वो कह नहीं पाते। और मुझे बहुत खुशी होगी कि तुम आज अपनी बातें कह के जाओगी, उन लोगों की आवाज़ बन के जाओगी, उन करोड़ों लोगों की आवाज़ बन के जाओगी जिनकी ये जो आज का तुम्हारा मुद्दा है वो हो सकता है और वो कहना चाहते हैं, बस कह नहीं पाते हैं, अपने दिलों में कहीं ना कहीं छुपा के रखते हैं। तो तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो में। थैंक यू। वेलकम। एंड सुरभि, तुम अपने बारे में कुछ बताओ, किस शहर से आती हो, कहाँ से है, क्योंकि तुम भी एक आम इंसान की तरह हो जो अपनी बातें मैंने देखा है रखता रहा है, इस तरीके से बोलता रहा है सबके सामने। और मैं तुम्हें 1 साल से जानता हूँ बहुत अच्छे से, एंड तुमने जिस तरीके से अपनी बातें वोकलाइज की है, लोगों के सामने रखती हो, बिना किसी डर के, बिना किसी ऐसे कि लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं, तुम्हारी अगर बात है तो वो तुम रखती हो। और यही चीज़ देख के मुझे बहुत खुशी भी होती है कि तुम्हारे जैसी लड़की जो शहर से आती है जहाँ पर जरा सा बोलने पे लोग बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है, वो लड़की अपनी बातें रखती है। तो अपने बारे में बताओ कुछ सुरभि। थैंक यू फॉर माय इंट्रोडक्शन। मेरे इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सुरभि तेवतिया है, मैं डॉक्टर सुरभि तेवतिया हूँ और मैं एक टबैको कंट्रोल एक्टिविस्ट हूँ। तो फिर शुरू करते हैं। हाँ, श्योर। तुम किस शहर से आती हो तुम? बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो मुझे जो बात बहुत चुभती है, जो बहुत बुरी लगती है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में जो डिफरेंस, जैसे कि अगर हम देखें अभी नहीं, मतलब हमेशा ही प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है, एक तो फीस इतनी ज्यादा है। अगर हम मेडिकल का ही ले लेते हैं, ठीक है, MBBS की फीस या डेंटिस्ट की फीस, गवर्नमेंट में क्या होती है, 1 साल की फीस 10,000 20,000। और प्राइवेट में क्या होता है, एक तो फीस इतनी ज्यादा है, मेडिकल MBBS वालों की तो 10 लाख रुपए है और हमारी डेंटिस्ट की भी 3 लाख रुपए। एक तो इतना डिफरेंस, ऊपर से प्राइवेट वालों को इतनी वैल्यू भी नहीं दी जाती है। मेडिकल हमेशा गवर्नमेंट वालों को ही प्रेफरेंस दी जाती है। और अगर मैं प्लेसमेंट की भी बात करती हूँ, अभी फिलहाल प्लेसमेंट का चला हुआ है, बहुत ज्यादा प्लेसमेंट चल रही हैं, लेकिन क्या प्लेसमेंट में क्या है कि कितने कॉलेजेस हैं इतनी ज्यादा फीस लेते हैं, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज है, चाहे कोई भी कॉलेज है, मैनेजमेंट का है, इतनी फीस लेते हैं कि हम प्लेसमेंट देंगे ये वगैरह। और क्या प्लेसमेंट देते हैं वो, कितना, 5 लाख पर एनम, मतलब महीने में 25,000 रुपए एज अ ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट को भी सेम मिल रहा है। पहली बात तो मैं यही मुद्दा उठाना चाहती हूँ कि इंडिया में ये क्या है, एक नॉर्मल ग्रेजुएट है जिसने BA या कुछ भी किया है, या BTech किया है सपोज करो, उसको भी मतलब 25,000 रुपए मिल रहे हैं। और अगर हम मास्टर का कोई स्टूडेंट लेते हैं उसको भी 25,000 मिल रहे हैं। तो फिर ये मास्टर्स करने का फायदा ही क्या हुआ, कोई डिफरेंस ही नहीं हुआ। और ऊपर से चलो ये तो इतनी बेकार प्लेसमेंट्स हैं कि इतना 20-20 हजार में बच्चे इतना 20-20 30-30 लाख रुपए खर्च करने के बाद 20,000 की जॉब कर रहे हैं। और वहीं एक BA वाले को भी इतने की जॉब मिली जाती है। तो यहाँ मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारा कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे तुमने कॉमर्स से किया है, तुमने साइंस में इतनी मेहनत की है, तुमने बायो ली है, इतनी मेहनत की है, लेकिन कोई डिफरेंस मतलब सैलरी में दिख नहीं रहा है। और अगर यही मैं गवर्नमेंट से बोलूँ कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस से IIT से पढ़ रहे हैं या कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज से एफिलिएटेड है, उनके प्लेसमेंट देखो करोड़ों में, और उनके एटलीस्ट चलो प्लेसमेंट, उनके यहाँ कंपनीज आ तो रही है प्लेसमेंट के लिए, उनको इतनी तो श्योरिटी है ना
कि हमारे यहाँ कंपनीज तो आएंगी, चलो किसी का करोड़ का लगेगा पैकेज, किसी का लाखों का लगेगा, लेकिन लगेगा, जो डिजर्विंग है सबका लगेगा। लेकिन ये क्या हो रहा है यहाँ प्राइवेट कॉलेजेस में, यहाँ तो प्लेसमेंट के लिए कंपनीज भी नहीं आ रही। बच्चे को स्टार्टअप कैसे मिलेगा? ठीक है, चलो ये आप बोलेंगे, लोग बोलेंगे कि नहीं यार प्राइवेट में तो खुद मेहनत से करो। यार मेहनत तो इंसान करेगा, लेकिन स्टार्टअप अगर मिल जाता है कॉलेज से ही, चाहे कम कुछ भी मिले, लेकिन उसको ये तो हो जाता है हाँ ठीक है, मतलब उसे हो जाएगा कि मुझे एक मिल चुकी है, आगे अपने आगे फील्ड में कुछ अपनी मर्जी से कुछ भी करो। वो आगे जो उसकी प्रोग्रेस होगी वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक स्टार्टअप कुछ तो कॉलेज दे, यहाँ तो प्लेसमेंट ही नहीं दे रहे हैं कॉलेज। फीस तो इतनी ले लेते हैं, जब एडमिशन के टाइम तो इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि हम आपको इस कंपनी में प्लेस करेंगे ये वो, और अब प्लेसमेंट के जब आती है तो प्लेसमेंट के नाम पे चुप हो गए हैं कॉलेजेस। तो मैं यही मुद्दा उठाना चाहती हूँ गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में, कि प्राइवेट कॉलेजेस का इंडिया में बहुत बुरा हाल है। कितने ही बड़े बड़े आप कॉलेजेस ले लो, किसी के भी बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, और नोएडा दिल्ली में लोगों को पता ही होगा कौन बड़ी बड़ी हैं, लेकिन कोई जॉब नहीं देती है, बहुत बुरा हाल है। तो सुरभि एक बात बताओ मुझे कि जब तुमने प्लेसमेंट की बात करती हो तो जब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जब बड़े बड़े एक लगा के रखते हैं, बच्चों को खींचते हैं, जैसे मैं ये मानता हूँ कि आज के टाइम पे हम बच्चे जो है जानवर की तरह हो गए हैं, ऐसे जानवर जिसके चरवाहे हैं ये प्राइवेट स्कूल वाले, और ये हमें मतलब फूड और इन सब चीज़ों, मतलब एक जैसे जानवरों को खींचने के लिए उसे लालच दी जाती है, वैसे हमें भी एक लालच दी जाती है कि 100% प्लेसमेंट है, हमारे यहाँ ये फैसिलिटी है, ये जॉब है, हमने ये किया है, हमने वो किया है, और हम बच्चे उन जानवरों की तरह फंस जाते हैं। ठीक है, तो आज तक ये आज से मतलब आज क्या कहें, ये कल्चर बनता जा रहा है बिल्कुल भी। तो तुम इस पे क्या कहना चाहती हो कि मतलब क्या तुम्हें लगता है कि इस पे गवर्नमेंट को रूल लाना चाहिए कि जो भी बात हो बिल्कुल साफ सुथरी हो, बच्चों को धोखे में ना रखा जाए, छलावे में ना रखा जाए, एक क्लियर वो क्रिस्टल वाली बात हो कि भाई आप, क्योंकि भाई देखो फीस तो वो पूरी ले रहे हैं, ठीक है, और फीस क्योंकि वो पूरी ले रहे हैं तो वो ये नहीं देखते कि वो बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनके माँ बाप कैसे वो फीस दे रहे हैं। तो तुम इस चीज पे क्या कहना चाहती हो? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट को कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिसी लानी चाहिए, कुछ इम्प्लीमेंटेशन, कुछ मॉनिटरिंग कुछ है ही नहीं यहाँ। कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, कोई कुछ भी बोर्डिंग लगा लेते हैं कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले कि हमने यहाँ प्लेसमेंट, कुछ भी फेक, मतलब किसी चीज की मॉनिटरिंग नहीं रखती है गवर्नमेंट। उनको कोई मतलब मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं, लेकिन कोई भी कॉलेज कुछ भी फेक, देखो जब प्लेसमेंट होती है, वो जब एडमिशन लेने जाते हैं बच्चे, तो यूनिवर्सिटी के बाद देखते हैं बोर्ड्स लिखा होता है हमने यहाँ प्लेसमेंट दी, हमने इतने लाखों की दी, बस दिखाते हैं, पता नहीं वो होती है, लेकिन जब बच्चा जाता है उसको तो प्लेसमेंट मिलती नहीं है। फिर वो ये सब ट्विटर पे डालते हैं जॉबलेस, क्यों इंडिया इतना जॉबलेस है, कितने ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इवन कितने पोस्ट ग्रेजुएट घर में बैठे हुए हैं, उनको जॉब ही नहीं है, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर। तो तुम्हें क्या लगता है कि इसमें, जैसे तुम देखती भी आई हो, तुम पॉलिटिक्स में भी इतना इन्वॉल्व रहती हो, तो तुमने ये चीज देखा होगा कि लोग जो है कि गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज करते कि आपके वैसा अनएम्प्लॉयमेंट होती है, आप जॉब क्रिएट नहीं करते। तो क्या इसमें गवर्नमेंट की ही पूरी गलती है या ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है इनकी भी गलती है? दोनों की गलती है, लेकिन सब कुछ कंट्रोल तो गवर्नमेंट ही करती है ना। अगर वो स्ट्रॉन्ग कुछ भी पॉलिसी लाएगी और अपना इम्प्लीमेंट करेगी, उसको देखेगी कि हाँ ऐसा अगर हम कुछ कर रहे हैं, कुछ गलत हो तो नहीं रहा है, लेकिन वो देखते ही नहीं है ना। प्रॉब्लम ये है, प्राइवेट वाले अपनी क्यों इतनी चला देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल रही ना। जिस दिन स्ट्रिक्ट एक्शन हो जाएगा उस दिन तो सब ठीक हो जाएगा। वो देखते ही नहीं है, कुछ भी फ्रॉड चल रहा है, चाहे कॉलेज हो चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, वो लोग भी बहुत करते हैं ना, फ्रॉड तो चलता ही है। तो ये मैं समझूंगी कि गवर्नमेंट की ही है प्रॉब्लम, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम पे इतना कभी ध्यान दिया ही नहीं है क्या। जैसे अब नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो अब जैसे वो देख रहे हैं, इतने साल लग गए, 30-40 साल लग गए आने में, है ना, कोडिंग को अब ध्यान दे रहे हैं, मतलब। और एक ये भी प्रॉब्लम है कि पुराना एजुकेशन सिस्टम, मतलब कि जो पुरानी चीजें जो हमें नहीं भी पढ़ानी चाहिए, जिसका कोई यूज नहीं है, वो भी पढ़ाए जा रहे हैं। और जो नई नई चीजें अब क्यों उनको पता चला कि कोडिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी इंपॉर्टेंट है, अब वो, क्योंकि गवर्नमेंट का तो बहुत ज्यादा रोल है। अगर वो खुद पढ़े लिखे होंगे तो उनको भी पता चलेगा ना कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है और कितनी एडवांस हो चुकी है दुनिया, ये सब चीजें। तो जैसे तुमने कोडिंग की बात की, तो कोडिंग जो है, जहाँ तक मुझे मैंने जो नॉर्म्स पढ़े हैं, तो 6th क्लास से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो
अब तुम एक बात बताओ, क्योंकि कोडिंग बहुत लेट आई है, ठीक है, देर आई दुरुस्त आई, तो क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा उन बच्चों पे? एंड जो बच्चे निकल आए हैं, पास हो गए हैं, जो पास होने से जो 10th 12th मतलब 10th के बाद जैसे 12th होता है, 12th के बाद फिर वो क्लियर करते, सोचते हैं, इम्प्लीमेंट करते कि हमें कहाँ जॉब करनी है, तो जो बच्चे अब कोडिंग सीख के आएंगे और जो बच्चे कोडिंग नहीं सीखे हैं, या कोडिंग के एग्जाम्पल ले लिया है हमने, लेकिन उसके अलावा और भी ऐसी चीज जो इम्प्लीमेंट की गई है, तो उससे फिर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी? अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, जैसे देखो इंजीनियर्स हैं, ठीक है, उनको अब कोडिंग नहीं सिखाते हैं। जैसे मेरा एक एग्जांपल है, मतलब मेरे पड़ोस में एक लड़का है, उसने बीटेक किया है बहुत अच्छे कॉलेज से, ग्रेटर नोएडा से, तो उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन क्या वैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन उसे कोडिंग नहीं सिखाएगी। उसने फिर दिल्ली जाके 50-60 हज़ार रुपए देके 3 महीने की कोचिंग ली, मतलब कोडिंग सीखी। तो उसने, या उसके बैच में से 100 में से 3-4 लोगों ने, 5-6 लोगों ने सीख ली। वो अलग हो गए अपने बैच, क्योंकि वो एडवांस हो गए है ना। अब कोई कंपनी इंटरव्यू लेने आती है, तो जब वो अपने उसमें लिखते हैं हमने कोडिंग सीखी है और कुछ किया है, एग्जाम्स भी दिए, उनको प्रेफरेंस मिली। बाकी 90 बच्चे तो ऐसे ही हो गए नॉर्मल, क्योंकि आजकल तो कोडिंग ही है सब कुछ, उनके फील्ड में तो वही है ना। तो अब ये कोडिंग ला रहे हैं, ठीक है, चलो अच्छी बात है, लेकिन जो पीछे रह गए वो तो रह गए। तो यही चीज मैं कहना चाहती हूँ कि जब तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना रहे हो, तुम पुराना पढ़ाए जा रहे हो, 50 साल पुरानी जो पढ़ाई 50 साल पहले इंजीनियर पढ़ रहा था, वो अब भी पढ़ रहे हैं। अब जब कोडिंग इनको पता है, इतने सालों से कोडिंग इंपॉर्टेंट है, तो वो अभी तक आई क्यों नहीं थी, अब आ रही है। तो यही बात है ना कि बहुत देर में आई है। अब वो लोग क्या करते हैं कि अलग से सीखते हैं और पैसे, मतलब कॉलेज की फीस दे रहे हैं 2 लाख रुपए साल, अब 50,000 कोडिंग के लिए अलग से दे रहे हैं। फिर अब उनकी प्रोग्रामिंग आ गई। अब क्या है कि बाहर विदेशों में क्या होता है, उनको आर प्रोग्रामिंग, टैबल्यू, पाइथन नॉर्मल इंसान उनको भी सिखाया जाता है। अगर आप पब्लिक हेल्थ भी बाहर करने जाते हो ना, तो मेरी एक फ्रेंड गई हुई है अभी लंदन, वो पब्लिक हेल्थ की पढ़ाई करने गई है, उसको आर प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं। पब्लिक हेल्थ में भी उसको आर प्रोग्रामिंग, तो इंजीनियर को तो सिखाते ही होंगे ना प्रोग्रामिंग, टैबल्यू, पाइथन, जो आजकल की एडवांसमेंट है, इसी में तो जॉब है। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं आधे लोगों को है क्या ये सब, लैंग्वेज क्या है ना। तो यही बात है कि बाहर वो एकदम टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं, यहाँ अभी ऐसा कुछ है ही नहीं। तो बच्चों को एक्स्ट्रा पैसे देके सीखनी पड़ रही है। अगर आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है तो आपको अलग से पैसे देके सीखना है। तो हम इस चीज को अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस में लेके आते हैं, तो प्राइवेट कॉलेजेस की सबसे बड़ी चीज तुमको ऐसी कौन सी बातें लग जाती है जो तुम्हें लगता है कि इस पे तो यार लगता है कि काम होना ही नहीं है, चाहे कितनी माथा पच्ची कर लो। तुमने अपनी जो बात रखी है इस चीज में प्राइवेट और गवर्नमेंट से लेके, तो तुमने जॉब्स के लिए बोला है, लेकिन तुम्हें इसके अलावा ऐसा कौन सा चीज बात चुभती है जो प्राइवेट कॉलेजेस में अगर तुम प्रिंसिपल होती या तुम वाइस चांसलर होती, तो तुम उस पे काम करती, अमल करती और एक चेहरा बनने की कोशिश करती कि हाँ मैंने अपने कॉलेजेस में किया है, ये बाकी और प्राइवेट में नहीं होता है? देखो प्राइवेट कॉलेज में, अगर प्राइवेट कॉलेज की ही मैं बात करूँ, तो मैंने भी अलग अलग कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन किया। तो मतलब कि प्राइवेट में भी कुछ सही है, जहाँ अगर मैं बात करूँ पढ़ाई की, अटेंडेंस की, टीचर की पंक्चुअलिटी की, वो पढ़ाते हैं। और कुछ ऐसे कॉलेज भी हैं जिनका सिर्फ नाम है, ना तो टीचर टाइम पे आते हैं, आपको सुबह 9-10 बजे बुला लेते हैं, 5 बजे तक बिठाते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए कि हम अटेंडेंस उनको पूरी करनी है, कि मानो मंथ में हमें 30 क्लासेस लगानी है, जो भी है। लेकिन वो तुम्हें वहाँ बिठाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे कुछ नहीं, पढ़ाएंगे वो लास्ट के 1 हफ्ते में। तो ऐसे भी कॉलेज हैं, और कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं जो प्राइवेट हैं, लेकिन उनका टाइम टेबल बिल्कुल सही है, टाइम पे पढ़ाते हैं, कोई आपकी क्लासेस वेस्ट नहीं होंगी। तो ऐसे भी कॉलेज हैं। तो जैसे कि ज्यादातर मेडिकल और डेंटल कॉलेज तो अच्छे हैं, मतलब यहाँ ठीक है, वहाँ पढ़ाते, क्योंकि उनको पता है अगर वो नहीं पढ़ाएंगे बच्चा कल को गलत ऑपरेशन कर देगा, गलत दांत निकाल देगा, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वो ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो बस नाम के हैं, ना तो वहाँ पढ़ाई है बस, लेकिन हाँ टैग ब्रांड बन चुके हैं। तो उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि मतलब गवर्नमेंट को उन पे भी ध्यान देना चाहिए कि वहाँ हो क्या रहा है, वहाँ का माहौल क्या है ना, यूथ क्या कर रहा है वहाँ, पढ़ने के बजाय बाहर जाके वहाँ की सराउंडिंग जो भी चलता है, अल्कोहल, टबैको जो भी है, तो मतलब इन सब चीजों पे भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और जॉब तो मेन रीजन है हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, एजुकेशन लेना बहुत अच्छी बात है, तालीम पढ़ाई है, लेकिन पढ़ाई का आउटपुट, जब तक तुम्हें आउटपुट नहीं मिलेगा ना, तो पढ़ाई का भी कोई फायदा नहीं। हर चीज का आउटपुट होता है। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको जॉब चाहिए, वो आपकी चॉइस है। कल को चलो किसी को नहीं चाहिए, भाई मैंने पढ़ लिया, लेकिन मोस्टली लोगों को तो जॉब चाहिए ना। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से पढ़ के जॉब भी नहीं पा रहे हो, तो फिर तो आपने बेकार कर दिया ना अपने 10-20 लाख रुपए।
तो आउटपुट तो ये है कि सबको जॉब चाहिए। और ये जो फ्रॉड करते हैं कि प्लेसमेंट इनकी कोई कंपनी से होती नहीं है, कोई छोटी मोटी कंपनी को बुला लेते हैं और दिखाते हैं कि हम तो यहाँ गूगल में करते हैं, अमेजोन में करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं लोग। तो इनका पता होना चाहिए सबको, मतलब कि एक क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब एकदम ट्रांसपेरेंसी कि लोगों को पता चले कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो रहा है। जबकि गवर्नमेंट से तो बहुत अच्छी जगह प्लेसमेंट लोगों की लगी रही है, बस ये है कि हाँ वो लोग एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, वो उस टाइम की मेहनत होती है कि वो एग्जाम IIT वगैरह ये एम्स क्लियर कर लेते हैं, उनकी तब मेहनत से उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। लेकिन सीट्स भी तो कम है ना, हम ये नहीं कहेंगे कि जो प्राइवेट में जा रहे हैं वो इंटेलिजेंट नहीं है, उन्होंने भी मेहनत की है, लेकिन सीट्स इंडिया में कितनी कम है आप बताओ, कॉम्पिटिशन कितना ज्यादा है। लोग 3-4 साल कोचिंग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सीट्स ही नहीं बढ़ाते हैं। वही तो बात है कि गवर्नमेंट ने ध्यान, सीट नहीं बढ़ाना, डॉक्टर्स की कमी है, 30 लाख डॉक्टर चाहिए तो सिर्फ 10 लाख है, 20 लाख की सीट ही नहीं भर रहे हैं क्योंकि वैकेंसी नहीं निकाल रहे। तो सारी प्रॉब्लम यही है। हाँ, तो गवर्नमेंट का मेन हाथ है सब में। ठीक है। और ये जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में देखो आधे तो यार रिवर्स, मतलब वो आधे तो डिवाइड हो जाते हैं आपके बेसिस टू कास्ट सिस्टम की वजह से जो सीट्स होती है, तो वो तो एक अलग ही मुद्दा हो गया, उसमें तो कोई बात करा जाएगा बाद में। लेकिन जो जब फीस की बात आती है तो तुम गवर्नमेंट से क्या बोलना चाहती हो कि गवर्नमेंट की फीस इतनी जो कम होती है तो मतलब क्यों कम होती, मतलब क्या, मतलब बच्चे जो नहीं क्लियर कर पाते तो वो क्या कभी जिंदगी में मतलब उतनी कम, उनको क्या हक नहीं है गवर्नमेंट में नहीं हुआ ठीक है कोई बात नहीं, बट क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की क्या कम नहीं हो सकती? ऐसा कौन सी बड़ी बात हो गई है कि गवर्नमेंट कॉलेज का जो है फीस स्ट्रक्चर इतना कम होता है और वही बच्चे जो गवर्नमेंट के लायक होते हैं नहीं क्रैक कर पाते या कोई वजह होती है जिसकी वजह से नहीं जा पाते, तब वो प्राइवेट में जाते हैं तो प्राइवेट में उनको अफोर्ड करने में बड़ी दिक्कत होती है। जो 30,000 की जो वो फीस होती है, तो 30,000 की वहां जाके 1-1 लाख 2-2 लाख 3-3 लाख की हो जाती। इवन मैंने ग्रेजुएशन की ऐसी फीसेस देखी तो 12-12 13-13 लाख भी दे रहे हैं बच्चे, और किसी तरह से एजुकेशन लोन लिए हैं, उनके पापा लोन लिए हुए हैं, कर रहे हैं। तो इस चीज पे तुम्हारा क्या कहना है? यही कि यहाँ बहुत, वही मैं बोल रही हूँ, इंडिया का कुछ मॉनिटरिंग ही नहीं है। जिसका जो मर्जी है, जिस कॉलेज की जिस यूनिवर्सिटी की कोई उस कोर्स का, मानो इंजीनियरिंग का ले लेते हैं, कहीं 1.5 लाख फीस है तो कहीं 3-4 लाख की फीस है, कहीं किसी, तो मतलब कुछ वो भी नहीं है। कहते हैं कि रूल आया है कि अभी बोल रहे थे ना कि यूपी में रूल आया कि अब मानो MBBS की 6 लाख ही रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। 10-10 लाख रुपए भी कॉलेजेस ले रहे हैं कुछ। अगर देखो ये मानो कि अगर तुम बीटेक कर रहे हो, ठीक है, ये बीटेक है, तो अगर तुमने 1 लाख रुपए कर दिया, 2 लाख रुपए तो हर कॉलेज में वो लेनी चाहिए, लेकिन अपनी बिल्डिंग, अपनी पॉपुलैरिटी, अपनी ब्रांड के हिसाब से फीस बढ़ती है, तो ये बहुत गलत है। इस पे वही मैं कह रही हूँ गवर्नमेंट को करना चाहिए, क्योंकि चलो गवर्नमेंट में नहीं आया किसी गरीब बच्चे का, जो भी रीजन है, प्राइवेट में जाके इतनी तुम फीस लेते हो, बहुत ज्यादा फीस है प्राइवेट की इस वक्त क्या, बहुत सालों से, लेकिन अब तो बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। तो यही है कि गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी मनमर्जी से कुछ भी फीस रखते हैं, कोई किसी पे कुछ भी नहीं है। हर कॉलेज की अलग फीस है, किसी की भी सेम नहीं मिलेगी आपको, हर कॉलेज की अलग है। हाँ, तो तुम पेशे से डेंटिस्ट्री की है, तुमने डेंटिस्ट हो, और तुमने कॉलेज से जहाँ से पढ़ाई की है, और तुमने अभी थोड़ी देर पहले शुरू में ये बोला था कि डेंटिस्ट में पढ़ाई अच्छी होती है, एंड व्हेन यू लाइक जो कॉलेजेस हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो तुम्हें ये क्यों लगता है कि ऐसा क्यों है कि कुछ फील्ड के कॉलेजेस जो है वो काफ़ी अच्छे हैं और कुछ फील्ड के कॉलेज ऐसे हैं कि उनको पैसा भी दे रहे हैं लेकिन कोई फ़ायदा भी नहीं है? डेंटिस्ट का देखो मैं ये बता सकती हूँ, क्योंकि जिस कॉलेज से मैं पढ़ी हूँ, अब मैं नाम नहीं दूंगी, लेकिन वो बहुत अच्छा है, वो दिल्ली NCR में यहाँ पर, वो मतलब मैंने पढ़ाई की वहाँ लिटरली रुला देते हैं पढ़ा के, मतलब तुम खुद परेशान हो जाओगे कि यार इतना पढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत सही करते हैं। उस टाइम हमें लगता है कि यार ये कितना परेशान कर रहे हैं, इतना पढ़ा रहे हैं बिल्कुल टाइमली। अगर 8:30 क्लासेस शुरू होती हैं तो 3:30 तक चलती हैं, सिर्फ 20 मिनट का ब्रेक मिलता है, पढ़ाई प्रैक्टिकल, क्योंकि अगर वो नहीं सुनाएंगे तो कल को हम गलत दांत निकाल देंगे, गलत सीजर कहीं भी दे देंगे, है ना, कुछ भी कर देंगे गलत। इतने केसेस भी हो जाते हैं जो लोग कर देते हैं। तो यही बात है कि वो हमें तब 5 साल बहुत टॉर्चर लगता है, लेकिन वो बहुत अच्छा है। तो मैं उस कॉलेज की इतने कह सकती हूँ कि बहुत अच्छा कॉलेज है, हर चीज टाइमली, ऐसे नहीं कि बस दिखा दिया कि हम क्लासेस हैं और बुला के बिठा दिया, कभी कोई फ्री क्लासेस नहीं होती वहाँ, हमेशा ये
और बाकी डेंटल कॉलेजेस का तो मुझे नहीं पता, मतलब लेकिन जो भी हैं सही होंगे, लेकिन जो जहाँ मैंने गई वहाँ का मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ मैं पढ़ी हूँ वहाँ का मैं कह सकती हूँ बहुत अच्छा है। बाकी दूसरा एक कॉलेज है जहाँ से मैंने अपना आगे का किया, वहाँ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बिल्कुल कोई बच्चों की ना टाइम का उनको वो है कि इनका हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ना उनको इतनी तमीज है कि ये पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, इनको तुम 10th के बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हो। मतलब अपना टाइम तो उनको वो है कि हाँ, लेकिन दूसरों का टाइम वेस्ट करना उनको अच्छे से आता है। मतलब बिल्कुल कुछ भी टाइमली नहीं है, कोई टाइम टेबल उनका खुद का नहीं है, कभी भी कुछ भी कराते हैं। मतलब कि यार एक होना चाहिए ना टाइम शेड्यूल तुम्हारा, कुछ भी टाइम टेबल कुछ तो फॉलो करो कुछ भी। और ये आजकल ये व्हाट्सएप ग्रुप और बना दिए हैं, रात के 12 बजे लिख देते हैं कल तुम्हारी क्लास है। एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि हमारे एग्जाम हुए थे और हम लोगों को लगा 10-15 दिन की छुट्टी मिलेगी, भाई सेमेस्टर खत्म हो गया, लगा जनवरी में क्लासेस होगी, क्योंकि पहले से हमें यही बोलता थे। अब क्या हुआ, एग्जाम हुआ, उसके 3 दिन हुए, तीसरे दिन नहीं चौथे दिन सुबह मैसेज आता है 12 बजे कि आपकी 3 बजे क्लास है। आप बताओ, कोई कहीं हो, कोई घूमने गया, कुछ भी बीमार, कुछ भी हो सकता है। 3 घंटे के अंदर कोई मोबाइल में, जैसे मैं हूँ, मैं तो पूरे दिन नहीं देखती, रात को कभी कभी देखती हूँ, तो मेरी तो क्लास छूट जाए। मतलब ये तो ऐसे तो नहीं होता ना काम। पहले ही सब कुछ निकल जाता है कि इस सेमेस्टर की इस तब क्लास होंगी या तब ये होगा, सब कुछ पहले से पता होता है ना 10-15 दिन पहले से। तुम ऐसे कैसे सुबह मैसेज कर दोगे और 3 बजे क्लास लगा दोगे? तो बहुत बेकार है, बहुत से इरिटेशन। और बोलते हैं कि बच्चों को स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, ये ही लोग हैं जो बच्चों को स्ट्रेस देते हैं, परेशान करते हैं। हाँ, तो मुझे ये बताओ, बात तुमने बिल्कुल सही रखी कि अगर इस तरीके का किसी इंस्टीट्यूशन में हो रहा है तो उस चीज के बारे में एक तो पहली बात तो वाइस चांसलर को भी पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर जगह पे क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर आपके बच्चों को आप स्ट्रेस दे रहे हो तो वो 100% नहीं कर 100% क्या, आप 90% नहीं दे सकते हो। और रिजल्ट के लिए 90% देना ही बहुत बड़ी बात होती है, जो कि अगर आप मेंटल स्ट्रेस दे रहे हो, इस तरीके की प्रॉब्लम है या कोई इंस्टीट्यूशन में कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं है तो दिक्कत तो है। तो मुझे ये बताना कि जैसे तुमने ये बात बोली कि जो रूल्स और रेगुलेशन वाली बात आती है, तो जब ये रूल्स और रेगुलेशन की बात आती है तो इस पे कोई क्यों ध्यान क्यों नहीं देता प्राइवेट इंस्टीट्यूशन? और गवर्नमेंट के भी जहाँ तक है रूल्स और रेगुलेशन में कहीं ना कहीं वो भी फेल हो जाते हैं। तो इस पे तुम्हारा क्या कहना है? वो तो देखो उस पर ध्यान नहीं देता है तो गवर्नमेंट देखेगी और खुद प्राइवेट कॉलेज देखेंगे। जैसे मैंने बताया ना, जैसे मैंने अपने ग्रेजुएशन का बताया, तो खुद का कॉलेज का होता है कि उसकी इमेज ऐसी है कि वो कैसा चाहिए। हाँ, उसने अपने आप बिल्कुल कंट्रोल कर रखा है कि भाई मुझे कुछ फेकनेस नहीं दिखानी, कुछ नहीं, उसका नाम है। और वो अच्छे में देखो क्या होता है कि किसी का नाम आ जाता है कि हाँ ये कॉलेज है, इसका नाम है, लेकिन अंदर की बात भी लोगों को पता होता है कि यार यहाँ तो बस फालतू के बच्चे जाते हैं, इनको पढ़ना नहीं है, ठीक है। और कोई अगर अच्छा है तो उसको बताएंगे कि यार यहाँ तुम जाओगे ना, इसकी तो तारीफ है पूरे शहर में कि यहाँ से तो बढ़िया ही बच्चे निकलते हैं, पढ़ाते हैं, वो तुम्हें बिठा के मार के पढ़ाएंगे। तो ये अपने कॉलेज के ऊपर है कि कौन टीचर कितना रिस्पॉन्सिबल है, वहाँ का प्रिंसिपल या वहाँ का चेयरपर्सन, डायरेक्टर, वो कितने रिस्पॉन्सिबल, वो कितना मॉनिटर कर रहे हैं, कितना देख रहे हैं, कितनी वो रिपोर्ट मांग रहे हैं, ठीक है। वो खुद पता चल जाता है उन लोगों को सबसे। तो ये इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी डिपेंड करता है वो क्या दिखा रहे हैं, और फेक दिखाना है या सच में भी कुछ करना है। बिल्कुल सही बात है। और एक और बात जो तुमने शुरू में एक बात बोली कि आज के टाइम पे जब जॉब्स की बात आती है तो जॉब्स तो खैर क्रिएट हो ही नहीं रहा है, क्योंकि पहली बात तो उसके लिए बहुत कुछ चाहिए जो कि इंस्टीट्यूशन लैक कर रही है। तो एक और बात जो तुमने शुरू में बोली है कि जैसे कि जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की जो आजकल की जो सैलरी है जो प्रोवाइड करा रहे हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही हो गई है। कोई भी मतलब इंस्टीट्यूशन जो होता है पोस्ट ग्रेजुएशन कराता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कराने में बोलता है बड़ी बड़ी बातें बोलता है, और फिर जब सैलरी देने की बात आती है तो वही 30,000 सैलरी 25K सैलरी हो जाती है। तो इसमें तुम क्या कहना चाहती हो? यही तो कि प्लेसमेंट
सब कुछ पहले आपको एडमिशन के टाइम बोलेंगे ये सब, हमने ये प्लेसमेंट दी, वो प्लेसमेंट दी, लेकिन हमारे देखो क्या प्रॉब्लम होती है, हम लोगों को जब हम एडमिशन के टाइम जाते हैं हमें सब बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन अंदर की बात हमें पता नहीं चल पाती, क्योंकि हम वहाँ के ऑलरेडी बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं पता नहीं होता ना, हमारा उनसे कॉन्टेक्ट नहीं होता। अब जब हम एडमिशन ले लेते हैं तब हमें असलियत पता चलती है, जब उनसे बात करते हैं आप लोगों की कितनी प्लेसमेंट लगी, मानो वहाँ 20 बच्चे थे उसमें से सिर्फ 5 बच्चों की लगी, वो भी बहुत फालतू की जॉब, मतलब ऐसे कि वो तो तुम्हें ग्रेजुएट करके भी 25,000 की जॉब मिल सकती थी, तो उस कॉलेज में कोई तीर मार दिया, आप 25,000 की जॉब दिला रहे हो किसी डॉक्टर, मान लो कि मैं हूँ, अब मैं डेंटल बैकग्राउंड से हूँ, या आपको कितने डेंटिस्ट, होम्योपैथिक, कितने सारे डॉक्टर जाते हैं, आप 25,000 की जॉब करोगे पोस्ट ग्रेजुएशन करके, वो तो हमें नॉर्मल ग्रेजुएट में भी इससे ज्यादा मिल जाएगी। तो मतलब कि बस दिखाते हैं, कुछ भी नहीं है, और ऐसे लोगों का बिल्कुल डालना चाहिए लोगों को कि ये बिल्कुल जॉब नहीं देते, जिससे कि आगे जो बच्चा वो अपना पैसा वेस्ट ना करे वहां जाके, उन्हें होप ना हो कि मैं यहाँ से जाऊंगी मुझे जॉब, कितनी होप होती है सब, और जब ये सब पता चलता है कितना बुरा लगता है। अब बैठे हो घर में, आपको जॉब नहीं मिल रही, आपने 2 साल वेस्ट कर दिया, अपने आपने 3-4 लाख रुपए वेस्ट कर दिया, रहने जाने का मतलब टोटल मिला के 5-6 लाख रुपए वेस्ट कर दिया, तो आप और आपको एक भी ढंग की जॉब नहीं मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो समय है वो कितना वेस्ट हुआ है, क्योंकि वो तुम्हारे पैसे आ सकते हैं, हाँ तुम्हारे पैसे आ सकते हैं, सब कुछ आ सकता है, लेकिन तुम्हारा वो गया वो समय नहीं वापस आ सकता। वही तो लास्ट में मैं तुमसे कुछ 3 सवाल बहुत इम्पोर्टेंट करना चाहूंगा, जो कि मेरे फेवरेट भी है, और मैं पूछता हूँ कई लोगों से भी कि अगर तुमको मौका मिलेगा कभी प्राइम मिनिस्टर से ये बात करने का, तो तुम अपने में, अगर वो पूछते हैं कि तुम ऐसी चीज अगर तुम होती तो क्या करती, तो तुम उस चीज में क्या बोलोगी, और तुम अपने आने वाले जनरेशन को क्या बोलना चाहती हो कि इस चीज के लिए वो कैसे आवाज बन के उठे, जैसे तुम कई लोगों की आवाज बन के आज इस शो में आई हो अपनी बातें रखने के लिए, तो इन दोनों बातों में तुम क्या कहना चाहती हो? मैं अगर प्राइम मिनिस्टर से मिलूंगी तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप प्लीज गवर्नमेंट और जैसे कि प्राइवेट वाले जो ये कर रहे हैं इनको आप कंट्रोल करो, कुछ रूल्स लाओ कि भाई इतनी ही फीस रखनी है, बस बोलते तो हैं कि हमने सुना था अभी कि बस यूपी का ही सुना था, बाकी कहीं का तो सुना नहीं, यूपी में भी इम्प्लीमेंट हुआ है नहीं, कुछ नहीं पता, तो एक सर्टेन अमाउंट रखो भाई, इतना नहीं है कि तुम कुछ भी कि बड़ा कॉलेज है तो 10-10 लाख फीस ले रहे हैं, कहीं 5 लाख, मतलब कुछ, और इवन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी MDS वगैरह के लिए भी जाते हो तो उसमें भी इतना है कि 1 साल की 10-10 लाख रुपए, MDS 3 साल की होती है, मतलब 30 लाख रुपए, और वो सब डिपेंड करता है कि आप कौन सी ब्रांच लेते हो, आप ऑर्थो ले लेते हो या एनेस्थीसिया और सर्जन ले लेते हो, सर्जरी तो 10-10 लाख, और अगर छोटे वैसी ब्रांच ले लेते हो तो 2 लाख, मतलब, और ऐसे MD में भी होता है, जैसे वो ओरल रेडियोलॉजी रेडियोलॉजी ले लेते हैं या एनेस्थीसिया में चले जाते हैं ना, तो वो फीस मतलब कि कुछ मतलब टाइप की बोली लग रही है ना, ये सीट चाहिए, अच्छा ठीक है 1 करोड़, ये चाहिए ठीक है 50 लाख, मतलब बोली, मतलब पढ़ाई की बोली लग रही है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। क्या पता किसी बच्चे, मानो उसका वो इंटेलिजेंट भी है, ठीक है, गरीब है, बिल्कुल सही बात, अब आपने पैसे लगा दिए, ठीक है कि चलो ठीक है हम नहीं आए गवर्नमेंट में, प्राइवेट में पढ़ा देते हैं, अब उसका मन है कि मुझे एनेस्थीसिस्ट बनना है ना, और उसने उसके पापा ने सोचा ठीक है मैं लोन लेके पढ़ा लूंगा, लेकिन एनेस्थीसिस्ट बनने के लिए तुम्हें चाहिए 1 करोड़ रुपए, लेकिन उसके पापा से 20 लाख एडजस्ट कर सकते हैं, और उसका सपना है कि मैं वही बनूं, अब वो कैसे बनेगा कुछ, लेकिन कोई अमीर बच्चा है उसके पास पैसा है, वो तो तुरंत देके बन जाएगा, समझे? तो यहाँ पे ये है, प्राइवेट में तो पैसा है, आपने दिए पैसे तो आपको ये सीट मिल गई, वो सीट मिल गई, तो ये सब बंद होना चाहिए, बहुत ज्यादा हो चुका है, एक सिस्टम बनना चाहिए अब, और सब कुछ कंट्रोल में आना चाहिए, प्राइवेट वाले अपनी मनमानी करते हैं, उनको गवर्नमेंट को रूल्स बनाने चाहिए जिससे कि मतलब पेनल्टी लगे, कुछ भी करें, लेकिन एक सिस्टम, एक तरीका आना चाहिए। और तुम अपने आने वाली जनरेशन को क्या कहना चाहती, जिनकी तुम आवाज बन करके यहाँ पर आई हो अपनी बातें रखने के लिए? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आप अपनी एक्स्ट्रा कॉलेजेस से, प्राइवेट से आप ज्यादा उम्मीद मत रखो कि आपको ये पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे, आप अपना ही एक्स्ट्रा थोड़ा स्किल्स इम्प्रूव करो, जैसे पढ़ाई के साथ साथ कुछ भी एक्स्ट्रा करते रहो, क्योंकि क्या पता इस पढ़ाई से आपको ना मिल पाए जॉब, है ना, तो जिस प्रोफेशन में आप हो अपना आपको खुद ही एक्स्ट्रा अपना बनना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है, चाहे गूगल देखो, यूट्यूब देखो, लेकिन कुछ स्किल्स ऐसी आप इम्प्रूव करो
ठीक है, क्योंकि आप कॉलेज पे तो बिल्कुल डिपेंड मत रहो कि आपको कुछ कराएंगे। अगर आप कोई नहीं देते हैं प्लेसमेंट तो आपको खुद चाहिए, तो उसके लिए आपको अपने आप को खुद इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो यही है कि अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी स्किल्स इम्प्रूव करनी पड़ेंगी। बिल्कुल सही बात बोली। और सुबह मेरे को बहुत अच्छा लगा, तुमने अपनी ये बातें कही, दिल से खो के बोली, अपनी मन की बात बोली इस चीज़ को। और तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, तुमने यहाँ पर आके अपनी ये सारी बातें एक एक बोली, जो शायद कितने लोगों की बातें होंगी जो कहते नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है। कई लोगों को लगता है कि लोग क्या कहेंगे, या कभी लगता है कि कभी पता नहीं हमारी जॉब लगेगी कि नहीं, ये सुनने के बाद अगर हम उसके बारे में बोलेंगे। तो मुझे बहुत बहुत खुशी है तुमने इस बारे में बात की। एंड थैंक यू वंस अगेन इस शो में आने के लिए। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच। वेलकम। एंड तुम इसी तरह आगे बढ़ती रहो, बोल्ड बनी रहो, इस तरीके से अपनी बात रखती रहो, और भी आगे चल के जो भी ऐसे सोशल इश्यूज होंगे जिससे लगेगा कि तुम यार बहुत सारी सुरभियां बन के आना चाहती हैं, वो लड़कियां आना चाहती हैं, वो लड़के आना चाहते हैं जिसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो अपनी बातें कहना चाहते हैं या कहने के लिए सोच रहे हैं, वो आए और अपनी बातें कहें जैसे तुमने रखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे शो में आने के लिए, द सोशल इंटरकोर्स में। एंड थैंक यू सो मच। Thank you, Shubhendu, and all the best for your both this channel, Social Intercourse. Thank you so much, Survi. Thank you so much. Yes, all the best. Thank you.